परम सौभाग्य है कि आज आर्य समाज के इस भव्य समारोह में मुझे कुछ कहने का और इससे ज़्यादा सुनने का अवसर मिला है। मैं 2-3 मिनट पहले ऐसे लूँगा, फिर उसके बाद पूरी कोशिश करूँगा मैं कि आपके चेहरे पर मुस्कान लिखूं। 4 पंक्तियां मैं कहना चाहता हूं, मानो स्वामी दयानंद हमें कह रहे हैं। मैं नहीं कहूंगा कि आप ताली बजाइएगा। जब मैं अपने रूप में आऊंगा, हालांकि रूप रहा ही नहीं है, तब आप बजा सकते हैं। खींच लो भाई साहब, फोटो तो आना ही नहीं, एक्सरे आएगा। 4 पंक्तियां महर्षि दयानंद मानो आपको कह रहे हैं कि गुनगुना एहसास हूं तेरे लिए, गुनगुना एहसास हूं तेरे लिए, एक घना विश्वास हूं तेरे लिए, पंख फैला कर जरा उड़ के तो देख, मैं खुला आकाश हूं तेरे लिए। जो अभी भी ताली नहीं बजाए उनको बुरे बुरे सपने आएंगे। लेकिन मैं ये बात इस मंच से आज कहना चाहता हूं, मैं सनातनी ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ, लेकिन मैंने अपने घर में, मैं खलीलपुर का रहने वाला हूं, आर्य समाजियों का गढ़ रहा है वो, और मैंने अपने घर में ही आर्य समाज खोल दिया था। ये सच्चाई की बात कहना चाहता हूं। मेरे पिताजी कहने लगे तुम तो सनातनी हो, तुम किधर जा रहे हो? मैंने कहा जब मैं पाखंड को सहन नहीं कर सकता, इसलिए वो बात कहूंगा। शायद उसी की वजह से आज मैं कवि हूं और कवि रूप में आपके बीच में आया भी हूं। आइए शुरू करते हैं। आलोक भाई ने मेरे ऊपर शाकाहारी प्रहार किए, मैं चुप रहा। मेरी काया के बारे में कहा, मैं चुप रहा। इसे यह बता दूं कि मैं 67 साल का हूं। उस समय देखोगे तो छोरा काचा ही ला गया करता। और ये कह रहे थे ना बहुत, अभी शास्त्री जी कह रहे थे कि यार ये बहुत आगे जाएगा। मैंने कहा जी कितनी आगे जाएगा? ये कह लगा, मैंने कहा ये बहुत आगे जाएगा। मैंने कहा बहुत आगे जाएगा। शास्त्री जी बोले कितनी आगे जाएगा? मैंने कहा इतनी आगे जाएगा जहां भी चाहेगा लोग कहेंगे चल चल आगे चल। लेकिन दोस्तों, जो रेवाड़ी से निकला एक सितारा और आज आसमान में जाज्वल्यमान सूरज की तरह तप रहा है, उसके पीछे कारण जो मैं बताना चाहता हूं। मास्टर नेकीराम जो बहुत बड़े सांगी हुए हैं, उनके ये सुपुत्र हैं। और जो अपने दादा को नाम ऊंचा उठा रहे हो, अपने पिता का नाम ऊंचा उठा रहे हो, वो संस्कारी होगा। इसलिए इससे ज्यादा चमचागिरी में इसकी कर भी नहीं सकता था। अब आपको देखना चाहता हूं मैं। आलोक भाई, मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल ठीक ठाक हूं। 2018 में आईसीयू से निकल के आया मैं, और 2 कोविड हुए, लीवर सिरोसिस है। फिर भी मेरी मां कहती थी बेटा तुम किसी की आंख में आंसू तो कभी भी ला सकते हो, लेकिन किसी के होठों पर मुस्कान लिखो तो जानो। शायद यही मुझे प्रतिफल मिला है कि आज बड़ों का आशीर्वाद और दुआएं मिली हैं जो इस मंच पे हूं। बारीक बात कहना चाहता हूं, मैं पिछले दिनों बॉक्सिंग सीखने चला गया। इसी पे ही हंसी आ गई। और ये सच्चाई की बात है, बात पकड़ना, बहुत बारीक बात करता हूं। मैं बॉक्सर के पास चला गया। मैं कहा भाई साहब मैं बॉक्सिंग सीखना चाहता हूं। बोले तूने अपना डील डोल देखा है? मैं कहा जी डील भी देखी है, डोल भी देख रहा हूं। बोला जरूर सीखेगा? मैं कहा सीखूंगा। वो मुझे रिंग में ले गया। रिंग में ले जाकर उसने मेरे 5-7-10 अच्छे खींच के मारे। मैं वहीं गिर गया। 15-20 मिनट तक बेहोश रहा।
फिर उसने पानी छिड़का, जैसे ही उसने पानी छिड़का मैं लहरा के खड़ा हुआ। वो बोला अब भी बॉक्सिंग सीखेगा। बारीक बात कहना चाहता हूं, मंच का आशीर्वाद चाहते हो और आपका आशीर्वाद चाहते हो। बोला अभी भी बॉक्सिंग सीखेगा। मैं कहा जरूर सीखूंगा, पर ये बताइए इसका कोई कॉरस्पॉन्डेंस कोर्स है क्या? नहीं, ऐसा है ना कि ये जो लीवर सिरोसिस है ना सर, ये बड़ा दिक्कत करता है। और ये बार बार कह रहे थे, तब मैं 4 पंक्ति फिर कहना चाहता हूं कि जीने की तमन्ना व अरमान भी रखते हैं, जीने की तमन्ना व अरमान भी रखते हैं, सांसों में मोहब्बत का तूफान भी रखते हैं। अरे मन की आंखों से मैं गौर से देखो, पतले ही सही पहचान भी रखते हैं। फिर एक और डॉक्टर की बात बताना चाहता हूं। मैं डेंटिस्ट के पास चला गया। मैंने कहा जी मेरे दांत में कीड़ा लग गया। बोला और इसमें क्या हाथी लगेगा? मैंने कहा यार दांत में कीड़ा लग गया, कैसे बाहर आएगा? फिर बारीक बात कह रहा हूं, सुनना। बोला जी मैं दवाई तो नहीं दूंगा, नुस्खा बताना चाहता हूं। मैंने कहा बताओ जी, नुस्खा बता दो। वो बोला 4 दिन सुबह उठ के चाय के साथ बिस्किट खाना और 5वें दिन खाली चाय पीना, कीड़ा बाहर आ जाएगा। मैंने कहा अजीब नुस्खा है। 4 दिन चाय के साथ सुबह उठ के बिस्कुट खाए और 5वें दिन जैसे ही खाली चाय पी कीड़ा बाहर आ गया। बोला आज बिस्कुट नहीं है क्या? बजाओ तो ताली, अच्छी तरह बजाओ। ये सोच रहा था मैं ही जमता हूं। अरे हमने 16 साल लाल किला पढ़ लिया, बेटा जम तो तुम जाओगे, मगर पिघलने में बहुत देर लगेगी। और पिघलता वही है जो बड़ा होता है, चुपचाप सुनता है। फिर एक और बात कहना चाहता हूं, एम्स की सच्ची बात बताना चाहता हूं। आपने देखा होगा मरीज डॉक्टर के पीछे भागता है, डॉक्टर मरीज के पीछे नहीं भागता। मैंने देखा एक डॉक्टर मरीज के पीछे भाग रहा था, मैंने उसे रोक लिया। मैंने कहा भाई साहब डॉक्टर साहब आप क्यों मरीज के पीछे भाग रहे हो? बोला जी वो 3-4 बार आया और ऐसा ही करके चला गया। मैं कहा जी ऐसा क्या करके चला गया? बोला ब्रेन का ऑपरेशन करवाने आता है और साला बाल कटवा के भाग जाता है। तो मैं ये बात कहना चाहता हूं कि हम कवियों को भले ने कोई स्वागत द्वार मिले और भले ना स्वर्भित सुमनों का संसार मिले, अरे हम तो दिल वाले हैं, बस इतना ही चाहते हैं हमें तालियों भरा आपका पावन प्यार मिले, हमें तालियों भरा आपका पावन प्यार मिले। बच्चों की बहुत बात की, थोड़ी सी बात मैं बताना चाहता हूँ। दिल्ली के बच्चे कैसे हैं, बहरोड के कैसे हैं? बहरोड तो ये हमारी ऐसी आंचलिक बोली आदरणीय शास्त्री जी ने इतना अच्छा सुनाया और इन्होंने जवानी के लटके झटके भी सुनाए थे, आ ही रहे थे इधर। मैंने कहा यो काम करेगा अच्छा, लेकिन मस्त आदमी है और जो इस उम्र में भी मस्त होता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मारा तो हमारी घरवाली भी बिगाड़ लेगी, पर इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोई। तब मैं बात करना चाहता हूं बच्चों की। वो 3 बच्चे लंबी लंबी फेंक रहे थे। एक बच्चा बोला मेरे पापा ने नाले में डुबकी लगाई तो नदी में जाकर निकला। दूसरा बोला मेरे पापा ने नदी में डुबकी लगाई तो समुद्र में जाकर निकला। तीसरा बोला मेरे पापा ने छत पे लगी टंकी में डुबकी लगाई और पड़ोसन के घर में जाके निकला। कर लो क्या करोगे। एक बच्चे की नोटबुक पर टीचर ने लिख के भेज दिया कि आप अपने बच्चे को स्कूल में नीला धुला कर भेजा करें, बच्चे में बदबू आती है। बच्चे की माँ उससे भी इंटेलिजेंट, उसने नोटबुक पर अपना नोट लिख के भेज दिया कि हम स्कूल में बच्चे को पढ़ने के लिए भेजते हैं, सूंघने के लिए नहीं भेजते हैं। बजाओ तो अच्छी तरह बजा दो यार। अंतिम कवि हूं और अंत में जो साथ देता है वही ठीक रहता है। मैं एक और घटना बताना चाहता हूं, आनंद लीजिएगा। बच्चे क्या हैं, वो टीचर ने बच्चे से पूछ लिया बेटा तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ? बच्चा बोला जी तिरुवनंतपुरम में। अब टीचर भी बहुत ही बहरोड की, जैसे लालू कह रहा था हर चीज बहरोड की।
मैंने भी कह दिया, टीचर थी बहरोड की। उसने कहा तो चेको तिरुवनंतपुरम की स्पेलिंग बता। बच्चा भी यहीं का था। बोला जी फिर तो गोवा में ही समझ लो, स्पेलिंग ही नहीं आती अगले को, इतनी क्या करोगे। और एक घटना मेरे साथ घटी साहब 2018 की। मैं जब भर्ती था तो मेरी बहू ने कहा कि जाओ अपने दादू को देख के आओ। देखो आज के बच्चे कैसे हैं, बोले अपने दादू को देख के आओ। और वो मेरा पोता चला गया हॉस्पिटल में मणिपाल में। अब मेरे वो ईसीजी के चक्कर में यहाँ वायरिंग, यहाँ वायरिंग, यहाँ वायरिंग, वहाँ सभी सारा वायरिंग। अब वो तो आ गया घर पे। घर पे आते ही उसने कहा, बहू ने पूछ लिया, बोला अरे दादू की क्या हाल है। बोला दादू वैसे तो ठीक है पर चार्जिंग पे क्यों लगा रखा है। ये सच्चाई की बात, हाथ से ऐसे पैदा होता है। तो आइए एक बात करना चाहता हूं। हाँ जी, कुछ कहना है ना? चलते रहो। मैं तो ही जाए कवि सम्मेलन में कहा था, एक आदमी लट्ठे लेके घूम रहा था। मैंने कहा भाई साहब को गलती हो गई क्या? बोला नहीं, मैं तो उसे ढूंढ रहा हूं जिसने आपको बुलाया है। तो आदमी डर जाता है साहब, क्या करे। पति पत्नी की बहुत बात कर रहे थे ये, मैं वहीं से प्रारंभ करना चाहता हूं साहब। मेरी पत्नी यहाँ रिवाड़ी के पास राजगढ़ की है। मैं देर से कवि सम्मेलन में गया पिछले दिनों 2 बजे। घर पे जाती पत्नी से कहा, मैंने कहा जी ऐसी गरम गरम चाय पिलाओ जिसे तन और मन नाचने लगे। वो हरियाणा की बोली, हमारे यहाँ भैंस का दूध आता है, नागिन का दूध नहीं आता जो नाचने लगे। एक छोटी सी कविता देना चाहता हूं। मुहावरा लोहा लेना। पढ़े लिखे लोग हैं, मुहावरे का प्रयोग मैंने कैसे किया सुनिए साहब। कि मरीज की नब्ज देखकर डॉक्टर बोला, मरीज की नब्ज देखकर डॉक्टर बोला, आपकी नब्ज को बड़ी मुश्किल से मैंने टटोला, आपके शरीर में लो तत्व की कमी है। मरीज बोला ये बात मुझे बिल्कुल नहीं जमी है। अजीब डॉक्टर हो, रोग को पकड़ नहीं पाते हो, दर्द दिल में है और इंजेक्शन घुटने में लगाते हो। इस बात की पक्की गवाही दे रहा हूं। अरे शरीर में लोहे की कमी कैसे हो सकती है, हर रोज पत्नी से लोहा ले रहा हूं। ये अच्छा लगा, मुहावरे का प्रयोग कैसे किया मैंने। और बीच बीच में बात कीजिए, जितने भी पति देव है ना, जो अपने आप को पति देव कहना भूल जाए। मैंने गलती कर दी। अभी पिछले गणेश चतुर्थी का त्योहार गया, मैंने पत्नी से गलती से कह दिया कि काश मैं गणपति होता, काश मैं गणपति होता तो तू सुबह उठती, मेरे पैर छूती, मेरी आरती उतारती, मुझे लड्डुओं का भोग भी लगाती, बड़ा मजा आता। पत्नी बोली काश आप गणपति होते, काश आप गणपति होते। मैं सुबह उठती, आपके पैर छूती, आपकी आरती उतारती, आपको लड्डुओं का भोग भी लगाती, लेकिन साल के अंत में आपका विसर्जन करके नया गणपति घर में ले आती। कर लो क्या करोगे। ईगो प्रॉब्लम मत पालना पुरुषों। जैसे शास्त्री जी ने पत्नी के बारे में बात कही, मैं वहीं तक बात ले जाऊंगा आपकी। और एक और बात कहना चाहता हूं। पिछले दिनों में चर्च में चला गया, ईगो प्रॉब्लम होगी, मैं पति हूं, तो उसने ईसा मसीह के पैर छू लिए। मैंने गुस्से में कह दिया तूने मेरे तो नहीं छुए। बोली तू भी लटक जा, कटे बीमारी। तब फिर एक कविता सुनाना चाहता हूं पति पत्नी के माध्यम से, कि पहले तो पति पत्नी में हुआ प्यार, फिर हुई हैवी वेट तकरार। यही होता है, पहले तो पति पत्नी में हुआ प्यार, फिर हुई हैवी वेट तकरार। पति बोला तेरे रोज रोज के झगड़ों से तंग हो गया हूं, तबले से मृदंग हो गया हूं, इस मृदंग को सुरताल में बजाया कर। अरे भाग्यवान कभी कभी मायके भी चली जाया कर। पत्नी बोली ऐ मेरे हमजोली, भारतीय नारी हूं, जिंदगी भर साथ निभाऊंगी। अरे किसी नेता की जबान थोड़ी हूं जो कभी भी पलट जाऊंगी। ये व्यंग की बात थी। और एक कविता में दावे से कहना चाहता हूं, इस मंच से कहना चाहता हूं, मेरे 4 साले हैं, 3 तो अभी घर से निकाले हैं। सच्ची बात बता रहा हूं। ये जानते हैं आलोक जी, 4था घर पे टिका हुआ है, 6ठी क्लास में लाया था,
ईश्वर ने क्या सबने कामयाबी हासिल की, वो अभी भी मेरे साथ रहता है, मेरे मकान में पुराने वाले में। मैंने पत्नी से कहा अब तो इसको निकालो, बोला नहीं यहीं रहेगा। दोनों में तर्क वितर्क हुआ। फूल और कांटे के माध्यम से, प्रतीकों के माध्यम से छोटी सी कविता रखना चाहता हूं। ये पुरुष वर्ग बैठा हुआ है, अगर मैंने आपकी बात कह दी हो तो आप अपनी तालियों से मुझे नवाजना, और अगर महिला शक्ति बैठी हुई है, अगर मैंने उनकी बात का समर्थन किया है तो आप ताली बजा देना, मेरा तो समाजवाद आ ही जाएगा। शुरू करता हूं कि जब भी मेरा साला घर आता है, जब भी मेरा साला घर आता है, बड़ा मजा आता है। आटे का कनस्तर 2 दिन में टन बोल जाता है। ऊपर से पत्नी कहती है आपकी शर्म करता है, 2 रोटी कम ही चरता है। आपकी शर्म करता है, 2 रोटी कम ही चरता है। देखो ना आपसे कितना शर्माता है, बेचारा सूख कर कांटा हुआ जाता है। हम समझाते हैं आप फूल, आपका भाई कांटा, बड़ा खूबसूरत है नाता, मगर कांटे का शरीर में ज्यादा देर तक गड़े रहना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता, इसे साफ कीजिए। पत्नी बोली माफ कीजिए, इसको घर में रखना हमारी मजबूरी है। अरे जानते नहीं, फूल की रक्षा के लिए कांटे का पास होना जरूरी है। फूल की रक्षा के लिए कांटे का पास होना जरूरी है। आज भी कविता के संस्कार आप में हैं, क्योंकि लोग कहते हैं कि लोग चुटकुले पढ़ते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, चुटकुले भी हास्य की सबसे छोटी विधा है। हाँ जी, धन्यवाद। आपने थोड़ा सुना नहीं, और मैं पूरा सुनूंगा अगली बार। धन्यवाद, धन्यवाद। जोरदार तालियों से आदरणीयों का स्वागत कीजिएगा। उन्होंने जो समय दिया, समय उनके साथ सदा रहे और वो नित्य प्रति अपने जीवन के पथ पर बढ़ते रहे। हम यही शुभकामनाएं देते। एक बार जोरदार तालियों से उनको विदा करें। थोड़ी देर में मैं भी विदा हो लूंगा। थोड़ी सी बात रह गई जो और बता देता हूँ शास्त्री जी ने, और इन्होंने बोलियों की बात की, भाषा की बात की। भाषा एक अलग चीज है, बोली हर 8 कोस पे पानी और बोली बदल जाते हैं, लेकिन उस बोलियों का मिठास कुछ और है। हमारे हरियाणा का आदमी लठ जैसा लगेगा। कई लोग तो ये कहते हैं महेंद्र शर्मा हरियाणा का आदमी है। भाई आदमी तो अपनी घरवाली का ही हूं मैं, पूरे हरियाणा का कैसे हो सकता हूं? लेकिन वहां की बोली का एक अलग ही रंग है। ये विभिन्न प्रांतों का देश है, विभिन्न बोलियों का देश है। वो गाड़ी के डब्बे में 2 आदमी बैठे हुए थे, एक हरियाणवी था, दूसरा बंगाली था। हरियाणवी ने बंगाली से पूछ लिया, बोला भाई साहब आपका नाम क्या है? बंगाली बोला काल का प्रसाद बासा। अब बंगाली ने हरियाणवी से पूछ लिया, बोला आपका नाम क्या है? हरियाणवी बोला आज का प्रसाद ताजा। अगले की समझ में नहीं आई। ऐसे ही हरियाणवी ने होटल खोल लिया, एक यूपी का पहुंच गया, बोला भाई साहब गरम गरम क्या है? वो बोला तवा है। खाएगा ले जाएगा। ऐसे ही एक अंतिम उदाहरण देना चाहता हूं। कारगिल का युद्ध हुआ, पेशेंस नहीं होता हरियाणा का आदमी, पेशेंस नहीं खोता। पेशेंट हो जाएगा, पेशेंस नहीं खोएगा। कारगिल का युद्ध हुआ, युद्ध में हरियाणा का सिपाही बंकर में बैठा हुआ था। जब उसको बहुत देर तक कोई पाकिस्तानी शिकार हाथ नहीं आया तो उसका धैर्य डोला। अचानक कोई भारी सी चीज उसके पीठ पे गिरी और 15-20 मिनट तक नहीं हटी। जब नहीं हटी तो उस हरियाणवी सिपाही का जवाब था, बोला रे बम है तो फट जा और आदमी है तो हट जा। बजा दो ताली। अंतिम कविता एक मैं पढ़ना चाहता हूं, और ये कविता पारिवारिक उस पे है, जैसे आदरणीय ने बताया था कि परिवार टूट रहे हैं क्योंकि हम उन संस्कारों को नहीं दे पा रहे अपने बच्चों को, और ये चीज गुरुकुल में ही मिलती है। मैंने देखा यहाँ आके बच्चे कितने संस्कारवान हैं। 4 पंक्तियां पहले माँ के लिए पढ़ना चाहता हूं। अब नहीं कहूंगा कि अब ताली बजाइएगा। माँ क्या होती है कि उसकी रहमत भरी एक निगाह ही तो है, उसकी रहमत भरी एक निगाह ही तो है, गोद में जिसके जन्नत समाई तो है। मौत के रास्ते तो बहुत है मगर जिंदगी देने वाली एक माँ ही तो है। धन्य हो गया मैं।
लेकिन मित्रों, बस एक बात याद रखना जीवन में, दो औरतों का, दो महिलाओं का सदा सम्मान और बहुत प्यार देना। एक मां, एक वो जो हमें इस दुनिया में लाती है, और एक वो जो अपनी सारी दुनिया छोड़कर हमारे साथ आ जाती है। कभी कोई बात ऐसी कह जाए तो मान के चलना, और ये अपने लिए हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो समाज के लिए आप कर रहे हैं, जो जन जागरण का अभियान आप कर रहे हैं, तब कहना चाहता हूं कि कुछ तो करके दिखाओ किसी के लिए, कुछ तो करके दिखाओ किसी के लिए, हाथ गम से मिलाओ किसी के लिए, घर तुम्हारा उजालों से भर जाएगा, एक दिया तो जलाओ किसी के लिए। और ये दिया हमारी संस्कृति का है, सभ्यता का है, परोपकार का है। ये सारी बातें इसलिए मैंने कह दी, और अंतिम दो मुख तक पढ़ के अपना स्थान लूंगा। जो आपने स्नेह दिया, जो आपने आशीर्वाद दिया, और जो आज मैं हूं जहां हूं, मैं निसंकोच कहना चाहता हूं कि आज मैं आर्य समाज की बदौलत ही हूं, इसके अलावा उसमें किसी का योगदान इतना नहीं। अंतिम दो मुख तक पढ़ना चाहता हूं कि न जाने किस लिए ऐसा यहां हर बार होता है, न जाने किस लिए ऐसा यहां हर बार होता है। उन्हें कांटे मिले जिनको गुलों से प्यार होता है, और विरासत में नहीं मिलता किसी को भी हुनर यारो, जो दिल के खून से लिखे वही फनकार होता है। और अंत में चार पंक्तियां राष्ट्र भक्ति तरंगी के नाम लेकर मैं अपना स्थान लूंगा कि हिंसा व अलगाववाद का राग नहीं रटने देंगे, हिंसा व अलगाववाद का राग नहीं रटने देंगे, लोकतंत्र के मूल मंत्र की शान नहीं घटने देंगे, और जिनके हैं नापाक इरादे कान खोल कर सुन ले वे, कसम तिरंगे की हमको देश नहीं बटने देंगे, देश नहीं बटने देंगे, देश नहीं बटने देंगे। जय हिंद, जय भारत, जय स्वामी दयानंद। बहुत बहुत